चलिए जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। जीवन का आनंद उठा रहे हो? उठाओ, ठीक है। शादियों में जाओ, शादियां करो, बच्चे पैदा करवाओ, सब कुछ करना है, जो कर सकते हो। हाँ, कौन आए नहीं? हाँ, नीरज नाम का एक लड़का था। हाँ, मतलब है कहीं तो भी। वो एक बार किसी की शादी अटेंड करने गया, उसके बाद आया ही नहीं। और एक बार बोला था मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, फिर 15 दिन गायब हो गया था, पता नहीं कहाँ चला जाता है वो। हाँ, और उसने एक बार क्लास में बहुत इंग्लिश बोली थी, तो सब लोगों ने देखा, ओ अंग्रेज, ओ अंग्रेज मेरे। ठीक है। चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कैपिटल बजटिंग के हम लोगों ने सॉल्व करने हैं आज। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर, काफी आसान क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विथ अनइक्वल लाइफ का है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा दी गई है इसके अंदर। पढ़ते हैं। द कंपनी हैज टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स मशीन विच हैज बिकम अनसर्विसेबल। इसने काम करना बंद कर दिया, अब इसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। एक दिन जैसे तुम्हारे साथ होगा, तुम काम करना बंद कर दोगे, तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे पहली फुर्सत में निकल। टू ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द कंपनी, अ मोर एक्सपेंसिव मशीन, ओहो 12 साल की एक्सपेंसिव मशीन, अ लेस एक्सपेंसिव मशीन। ये कैसा नाम दिया है? ईएम महंगी मशीन है, एलएम सस्ती मशीन है। 12 साल और 6 साल की इनकी लाइफ है। बेटा यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यही देखकर बता दो। 12 साल और 6 साल है, प्रोजेक्ट विथ अनइक्वल लाइफ। हमें क्या करना पड़ेगा? एनुअलाइज प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। परचेज प्राइस दे रखी है बच्चा बाड़ी आप लोगों को, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। पहली मशीनरी चलेगी बेटा कितने साल? 12 साल चलने वाली है। परचेज प्राइस अगर 20 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख है, डेप्रिशिएबल बेस कितना होगा? 17 लाख का। पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 17 लाख। लक्ष्मी कैलकुलेटर, 17 लाख डिवाइडेड बाय 12। हाँ, जो भी आ रहा होगा वही है। सिमिलरली मशीन जो लेस एक्सपेंसिव है बेटा, उसका डेप्रिशिएबल बेस कितना है? 11 लाख रुपए का है। बराबर है बेटा। एक और चीज नोटिस करना, 20 लाख रुपए ईयर 0 पे आउटफ्लो जाएगा, और 3 लाख रुपए ईयर 12 पे बेटा इनफ्लो आएगा। सिमिलरली लेस एक्सपेंसिव मशीनरी के लिए भी यही केस रहेगा। निशान समझा बेटा? ओवर हाउलिंग इज ड्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर एंड 4th ईयर, चौथे साल के आखिर में और 8वें साल के आखिर में आप लोगों को बेटा एक ओवर हाउलिंग यानी मेजर रिपेयर का खर्चा आएगा। अब रिपेयर का खर्चा है मतलब क्या? रिपेयर का खर्चा है बेटा मतलब आउटफ्लो होगा आप लोग कितने का? 4 लाख और 2 लाख रुपए का। एनुअल रिपेयरिंग एक्सपेंस, ये वाला खर्चा बेटा एक बार होगा, तो इसे एक ही बार लिखने की जरूरत है, लेकिन ये खर्चा हर साल होगा, तो इसे सी फैट के स्टेटमेंट में ले लेंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के स्टेटमेंट में ले लेंगे। ओहो, समस्या क्या है? समस्या यहाँ पे रेवेन्यू नहीं दिया है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसके अंदर मैंने कहा भी था कि जब ऐसे क्वेश्चन आए जहां पे सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट दे रखी रहती है, तो हम क्या करेंगे बेटा? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सारी कॉस्ट की, और जहां पर कॉस्ट सबसे कम रहेगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया? देखिए आपको यहाँ पर और कुछ जानकारी दे रखी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14%, तो 14% डिस्काउंटिंग रेट है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड विच ऑफ द मशीनरी शुड बी परचेज। पीवी फैक्टर आपको ऑलरेडी नीचे दे रखे हैं, देखो किस तरीके से दे रखे हैं। चौथे साल का दे रखा है, छठे साल का दे रखा है, 8वें साल का दे रखा है, 12वें साल का दे रखा है। 1 से 6 साल और 1 से 12 साल का पीवी एफ भी दे रखा है। आवाज आ रही है ना? यस यस। डाउट्स बाद में लेता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट डाउट है तो ही लूंगा अभिजीत, इधर उधर की बातें अभी नहीं कर सकते। अभिजीत बता, कुछ काम का काम है या तेरे जैसी फालतू वाली बातें हैं? नालायक। इंपॉर्टेंट है, मैसेज कर। मेरे को लेना नहीं आता यहाँ पे कॉल कैसे लेते हैं, हैंड रेस कैसे करते हैं। चलिए, तो बेटा देखिए हमें यहाँ क्या करना है, जितने भी आउटफ्लोज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाले। बहुत सिंपल है बेटा। इस क्वेश्चन में ना टैक्स भी नहीं दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला आपको। नोटिस करिए, डेप्रिसिएशन का फायदा क्यों उठाते हैं अपन? पहले लेस करते हैं, बाद में ऐड क्यों करते हैं? टैक्स के लिए। टैक्स दिया ही नहीं। तो अब देखना है इस पूरे क्वेश्चन में हो क्या रहा है।
ईयर जीरो पे ध्यान देना सही बच्चों, क्वेश्चन में ईयर जीरो में 20 लाख गया, बेटा ईयर जीरो में 20 लाख रुपए गया, ईयर 8 के अंदर बेटा 4 लाख गया, ईयर 12 के अंदर कितना आया बेटा 3 लाख रुपए आया, आया ना, और ईयर 1 से लेकर ईयर 12 तक बेटा 2 लाख गया। तो बेटा इसको इसके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पीवीएएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, समझे ना। ये क्योंकि 1 साल से लेकर 12 साल तक का खर्चा है तो जीटी मारेंगे इसका, बराबर है बेटा। इसको ईयर 0 के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसे ईयर 8 के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ईयर 12 के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे 12 साल के पीवीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा तुम्हें टोटल आउटफ्लो मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 आउटफ्लो और 1 इनफ्लो मिला के नेट आउटफ्लो मिल जाएगा, और तुम्हें क्या करना है इसको पीवीएफ से डिवाइड करना। स्वप्निल समझा? और सेम तुम्हें मशीन दूसरे के लिए करना है, उसके लिए 6 साल के लिए जानकारी करनी, जिसका वैल्यू कम आएगी वो सिलेक्ट कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन है, कौन से साल कौन कौन सा खर्चा हुआ है प्लॉट करना है, समझ गए। मैं मशीन जो महंगी वाली ईएम का सॉल्व करता हूं, एलएम का आप करिए। शुरू करें? समझा क्या क्वेश्चन? ओएम क्लास सीबी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 41। हाथ की घड़ी खोल, लिखना चालू कर। निशांत बहुत पतला लग रहा है, क्या हुआ? अच्छा तेरा भी कवच गायब है, तेरा भी कवच गायब है, चार्जिंग पे लगा है। किसी ने गोली वोली मार दी तो अब कैसे बचोगे? कवच प्रोटेक्ट करता था। काला, अच्छा बड़ा बड़ा प्रोटेक्शन, काला टिप किसने लगाया? साहिल ने लगाया। बहुत पता है तेरे को उसके बारे में आजकल, क्या चल क्या रहा है। कमाल है यार, मतलब यार गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है, कानून तुम्हारे साथ है, इसका मतलब कुछ भी करेगा क्या? हाँ हाँ, क्या कर रहे थे? देखे कबूल भी कर रहा है, क्या कर रहा है यार, अंकित क्या कर रहा है? देख यार कैसा आ गया जमाना। पापा से बातचीत हो रही है ना तेरी? हाँ बढ़िया से, सबका ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। आओ बेटा ना, उसको पेठे लाना बंद किया ना उसने। चलिए लिखिए बेटा, द गिवन क्वेश्चन, द गिवन क्वेश्चन is of unequal life। तुम्हारी हालत उससे भी खराब है, तुम्हारी हालत उससे भी खराब है। तुम ऐसे लिख रहे हो टी टी एच, यहां पर तुम्हारे एब्स निकल आए तुम्हारी गर्दन में, फिर देख। द गिवन क्वेश्चन इज ऑफ अनइक्वल लाइफ, देयरफॉर we shall find present value and equalize life। फॉर मशीन ईएम, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 12 साल वाली मशीन, ईयर 0 कैश फ्लो, बेटा 20 लाख का कैश फ्लो है इसका, लेकिन ये आउटफ्लो है। फिर बेटा ईयर 1 से लेकर ईयर 12 तक 2 लाख रुपए का आउटफ्लो है, तो इसको इसके पीवीएएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बेटा ईयर 8 के अंदर आपका एक 4 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है, और ईयर 12 में 3 लाख रुपए आ जाएंगे। बच्चों 20 लाख अभी ही जा रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या है उसका पीवी फैक्टर? 1। अब दूसरी मशीनरी में खर्चा कितना है बेटा? 2 लाख रुपए का, 1 साल से लेकर 12 साल तक, तो पीवीएएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। साहिल समझा? 5.6600। ईयर 8 में बेटा आप लोगों का एक खर्चा हुआ है, ईयर 8 में एक खर्चा हुआ है, तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.3506 से। सर इसे 8 साल के पीवीएएफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं,
अगर 8 साल तक खर्चा हो रहा है तो जीटी मारने का मतलब ये तो एक ही साल का खर्चा है, और 12वें साल बेटा 0.2076, तो भैया डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना हो जाएगा 20 लाख। 11,32,000, 4 लाख इंटू 0.3506, 140,240, और लास्ट वाले का 3 लाख इंटू 0.2076, 62280। बेटा बचे हुए सभी नेगेटिव है, अकेला पॉजिटिव है। कितना? 32,09,960 नेगेटिव। बेटा नेगेटिव एनपीवी नहीं है ये। आप बोलेंगे सर नेगेटिव आ रहा है, एक्चुअली नेगेटिव नहीं है ये, आपको यहाँ पे रेवेन्यू साइड की डिटेल्स ही नहीं दी है। ठीक है, डजंट मीन कंपनी रेवेन्यू नहीं कमा रही। उनका कहने का मतलब यह है कि मशीन एल और मशीन ई दो मशीन है, आप सिर्फ उनके कॉस्ट की जानकारी निकालो, बाकी रेवेन्यू तो सेम ही, रेवेन्यू को साइड में रखो, रेवेन्यू तो हम कमा ही लेंगे। अब दोनों में से एक मशीनरी चूज करनी है, रेवेन्यू तो उतना ही आना है, पर तुम वो बताओ कौन सी मशीनरी सस्ते में पड़ रही। तो यहां पर नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है। इन्होंने रेवेन्यू की डिटेल्स नहीं दी है, कुनी का रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो सर क्यों नहीं दी? क्योंकि वो मशीन एल लो या मशीन ई लो, दोनों केस में सेम है। तो उन्होंने बोला उसको बताने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ कॉस्ट की जानकारी दो हमको, हमको जितनी जानकारी चाहिए उतनी बताओ। ठीक है, तो लिखिए बेटा एनुअलाइज्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 3209,960 डिवाइडेड बाय 5.66, कितना आ रहा है? 5,67,137। अब सेम चीज आपको सस्ती मशीनरी के लिए करनी है, एलएम फॉर मशीन LM 6 years। आखिरी में 7 की जगह 0 बोल रहे हो, और 7 रुपए का अंतर। इतनी सी बात के लिए तुम मेरे दरवाजे पर आए, इतनी सी बात के लिए आया तुम मेरे दरवाजे। क्या यार, ले 7 रुपए मुझसे ले ले ना, ले ना, लायक कहाँ चेंज लेके चले, बेशरम आदमी। दूर रहा कर तू निशान से, दूर रहा कर तू खुद की ही परछाई से। चौथे साल बेटा ओवरहाउलिंग का खर्चा एक बार, ईयर 1 से लेकर ईयर 6 तक का। पानी बांट रही है, वो रहती है ना गांव में, प्याऊ लगाते हैं लोग, पानपोई लगाते हैं, वही चालू हो गया उसका। सब ऐसे पानी लेके मांग रहे, ये डाल रहे कलश में भी, हाउली। गुड मॉर्निंग हर्ष भैया। गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल रहा हो, देखो। बोल देना, पहुंच गए भावना, पूछ ले। 1366 येट 0। बेटा ऊपर के 3 नेगेटिव में है, क्यों? क्योंकि वो आउटफ्लोज हैं। अच्छा एक और चीज बता रहा हूँ सब बच्चों, ध्यान से सुनना। आप चाहें तो सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव में लिख सकते हो, लेकिन उस केस में पॉजिटिव को नेगेटिव करना पड़ेगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन में स्वप्निल, इस पूरे क्वेश्चन में क्रक्स क्या है? कॉस्ट निकालना है,
तो हम कॉस्ट कॉस्ट को पॉजिटिव लिख सकते हैं और इनफ्लो को नेगेटिव लिख सकते हैं, साइन ही रिवर्स करना रहता है, ठीक है। पर ऐसा भी चलता है, ये भी चलता है, कोई तकलीफ नहीं। ₹24,70,912। तो बेटा एनुअलाइज कॉस्ट कितनी जाले, 2470912 डिवाइडेड बाय 3.8899। क्या हो गया रे? 24, मैं पूछूं? कुछ भी नहीं हुआ। क्या अच्छा, क्या अच्छा। मैं इतना रील, अरे यार मत बता, वो नहीं बना क्या? ओके। डोंट रिमाइंड मी, मत याद दिलाओ। हो गया, ठीक है। तो कौन सी मशीनरी सिलेक्ट करोगे बेटा? 12 साल वाली, ठीक है। वैसे देखने पर स्वप्निल ऐसा लग रहा है कि वो 32 लाख का खर्चा आ रहा है और उसमें 24 लाख का खर्चा आ रहा है, पर देखिएगा पर ईयर का खर्चा इसमें कम आ रहा है। लिखिए सिंस अरे हंसने दो, क्या है उसके अंदर? नींद हुई है मेरी बहुत अच्छे से कम 2 दिन अच्छे से सोया मैं। तुम मेरे को ऐसे आराम से नींद लेने दो ना, तो देखो ऐसे ही रहेगा रोज। क्या बैंगलोर, क्या बस भरा? क्या बैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर? बड़ा पाव बड़ा पाव बड़ा पाव। Since annualized cost of EM is less, that machine shall be selected। क्या हो गया तुमको? मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश मिजाज इंसान हूं। हाँ हाँ, कुछ नहीं है, आज उपवास है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, मोदी जी के बाद तू ही है उत्तराधिकारी उनकी, याद ही नहीं रहता तेरे को। देख ऐसी बिगड़ी हुई लड़की है, देखो संडे को छुट्टी मार। क्या बोल रहा? तलवार दे दे हाथ में, चल चल तलवार दे दे, काट पीट के मर मुरा जाएंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 43। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। हंस क्या करो, ये तो मजा आएगा क्वेश्चन, पढ़ तो ले पहले। मॉडर्न एंटरप्राइज वाला पढ़ पढ़ पढ़। पढ़ रहे हैं, पढ़ लो। 43। मैंने बोला था ना अभिजीत को, अच्छा है अपन ने कॉल पे, फुकट की बातें ही चालू है उसकी, उधर शादी वादी की बातें चालू है। हाँ, इसलिए अच्छा है नहीं लिया अपन ने। नहीं, मैं तो ब्लॉक करने वाला था, ऑप्शन नहीं है। पढ़ना कुणाल। हाँ चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 43 अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीए मॉड्यूल ने यहां से अडेप्ट किया है, ये क्वेश्चन ओरिजिनली यहां से है और अभी रिसेंटली वहां पर भी इंट्रोड्यूस किया है, सेम नाम के साथ सेम सॉल्यूशन के साथ। बढ़िया मजा आएगा। तुम लोग, तुम स्रोत हो, मतलब समझते कि यहीं से सब निकल रहा है। स्तोत्र, सोर्स, यू आर द सोर्स नाउ। स्रोत, स्रोत कुछ तो है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं।
यू आर द सोर्स, यहीं से आ रहा है बेटा सारा ज्ञान। ठीक है, तुम तो पढ़ लो कम से कम। ज्ञान आए आश्रय बोल रहे, नहीं नहीं ज्ञान बंटने दो, हम नहीं ग्रहण करेंगे। बहुत दूर हो गए तुम ज्ञान से। मॉडर्न एंटरप्राइज लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिविजन विच वुड कॉस्ट 35 लाख। 35 लाख रुपए का है, छोटी मोटी बातें नहीं है बेटा, एप्पल का होगा। 35 लाख का है। ओके, द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी 7 लाख पर एनम। तो भैया 7 लाख का खर्चा, देखो खर्चे खर्चे की जानकारी दे रखी है। 35 लाख का आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, 7 लाख का भी खर्चा हर साल होगा बोल रहे हैं। कितने साल चलेगा ये प्रोजेक्ट, अभी तक दी नहीं जानकारी। इट इज एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ द सिस्टम वुड बी 6 years, at the end of which disposable value is expected to be 1 लाख रुपीज। 1 लाख में बिक जाएगा। बढ़िया है। तो अब तक की जानकारी से पता चल रहा है ईयर 0 में 35 लाख जाएगा, हर साल 7 लाख का खर्चा दे रखा है, इनकम दे रखी है क्या देखते हैं, और 1 लाख रुपए लास्ट ईयर में आने वाला है। द टेंजिबल बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन डिजाइनिंग ड्रॉटमैनशिप कॉस्ट वुड बी 12 लाख। ये बोल रहे हैं बेटा इससे 12 लाख रुपए की बचत होते हुए नजर आ रही है डिजाइनिंग में और भी बहुत सारी चीजों में। तो मनी सेव्ड इज लाइक मनी अर्न, तो आपको ये 12 लाख रुपए को आपका इनफ्लो मानना पड़ेगा। कुनी का समझा? दिस 12 lakh would be considered as your inflow, 7 lakh would be your annual outflow। ठीक है। The disposal of used drawing equipment and furniture initially is anticipated to net of 9 lakh। ध्यान से सुनो क्या लाइन बोल रही है, The disposal of used drawing office equipment and furniture is anticipated to be net 9 lakh। बेटा ये जब 35 लाख का नया सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं तो पुराने सिस्टम को आज बेचने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के एसेट तो 35 लाख का लाए हो, डेप्रिसिएशन 35 लाख पर ही होगा, लेकिन ये 9 लाख रुपए तुम्हारे पास इनफ्लो भी आएंगे। मतलब ईयर 0 में नेट तुम्हारी जेब से 35 माइनस 9 26 लाख का आउटफ्लो है। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आया बेटा ईयर 0 की कहानी? ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है, समझ गए? सिमिलरली ये 12 लाख वाला पॉइंट और ये 7 लाख वाला पॉइंट कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है बेटा? 35 लाख रुपए की आपकी मशीनरी है, दैट इज फाइन, पर 9 लाख रुपए की एक पुरानी मशीनरी डिजाइन ड्राइंग्स वगैरह बिक रही है, तो 26 लाख आपकी जेब से गया। लास्ट ईयर 1 लाख भी आया, हर साल 12 लाख रुपए का रेवेन्यू मानना पड़ेगा और 7 लाख रुपए का खर्चा है। तब अब मजा आएगा। द डिस्पोजल ऑफ, ये तो हो गया। अब पढ़िए लाइन, एज कैपिटल एक्सपेंडिचर in research and development, the proposal would attract 100% write-off for tax purpose। Oh my the God, पूरे के पूरे 35 लाख का डेप्रिसिएशन पहले ही साल डाल दो बोल रहे हैं। ये है बोल रहे हैं इनकम टैक्स में अलाउड है, ये वही बोल रहे हैं एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिसर्च डेवलपमेंट द प्रपोजल वुड अट्रैक्ट 100% राइट ऑफ। इसका मतलब क्या है, आपको सी फैट का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन ईयर 1 2 3 4 5 6 में ईयर 1 में ही 35 लाख का डेप्रिसिएशन लेस करके 35 लाख का एड बैक कर देना है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन में खास क्या है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन वगैरह की वो सारी कहानी नहीं दे रखी है, इस बार बोला पहले ही साल पूरा राइट ऑफ कर दो। अच्छी चीज है ये भी। ठीक है, कितने लाख का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे? 35 लाख रुपए का। कितने लाख का एसेट लिया था बेटा? 35 लाख का। डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड कर दिया? 35 का ही प्रोवाइड करने के लिए पूरा पूरा प्रोवाइड कर दो बोले। तो 35 लाख का एसेट है, 35 लाख का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया। डब्ल्यूडीवी कितना बचा? 0। और लास्ट ईयर में बेच कितने में दिया? 1 लाख में। तो क्या तुम्हें कैपिटल गेन हो गया है? पढ़िए, द गेन अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ यूज एसेट में भी कंसिडर टैक्स फ्री। ओके, जो लास्ट ईयर का 1 लाख रुपए है ना, उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर टैक्स मत पे करो बोल रहे हैं। तो अब मैं पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने क्लियर कर देता हूं। 35% इफेक्टिव टैक्स रेट। सुनना मेरी बात पूरी तरीके से सुनना बेटा। एसेट तुमने कितने का लिया है? 35 लाख रुपए का। तुम्हारी जेब से आउटफ्लो कितना जा रहा है ईयर 0 पे? 26 लाख रुपीज, बराबर है 9 लाख रुपए का हुआ। फिर बेटा हर साल 12 लाख आएंगे और 7 लाख जाएंगे, मतलब नेट कितना हो गया? 5 लाख। हर साल अब डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही साल 35 लाख का लेस कर देंगे, बराबर है।
और बेटा आपने 35 लाख का एसेट लिया है, 35 लाख का पूरा 35 लाख डेप्रिसिएशन इमीडिएटली प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, तो डब्ल्यूडीवी कितनी बचेगी? 0। बिक कितने में रहा एसेट? 1 लाख में। कैपिटल गेन हो गया? हो गया। बोले भूल जाओ, उस पर टैक्स मत पे करो, बस लास्ट ईयर में 1 लाख रुपए ले लो इनफ्लो की तरह, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना। सर अगर ये लाइन मिसिंग होती तो फिर बेटा मैं बोलता 35 लाख का एसेट है, 35 लाख का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया, डब्ल्यूडीवी कितना बचा? 0। 0 डब्ल्यूडीवी और बेच दिया तुमने 1 लाख में, कैपिटल गेन कितने का हो गया? 1 लाख रुपए का। इस पे 35,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता, तो ये आउटफ्लो दिखाते अपन। 1 लाख इनफ्लो दिखाते लास्ट ईयर, 35,000 का टैक्स पेमेंट दिखाते, पर वो बोल रहा 35,000 का टैक्स पेमेंट छोड़ दो, इनकम को बोला है कि टैक्स फ्री है वो, 12% से डिस्काउंट करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, ईयर 2, 3, 4, 5, 6 के लिए एक कॉमन कैश फ्लो आएगा, ईयर 1 का अलग आएगा, क्योंकि ईयर 1 में ही डेप्रिसिएशन है। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो हम पहले सी फैट का स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर मेन स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन इस बार भी मेन स्टेटमेंट कैसे बनेगा? अब जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखो उसके अंदर क्या किया बेटा, ईयर 0 लिया, ईयर 1 to 12 लिया, ईयर 8 लिया, ईयर 12 लिया, इस तरीके से अब करना है आपने को, पूरा बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है निशान बेटा? समझा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। साहिल से आज पूछ लेते, देखते हैं उसकी चॉइस बदली के। साहिल, ओ फाइनली डार्क ऑरेंज जो पिंक जैसा दिखता हो। पागल है वो, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। बोल दरवाजा खोलने को। ओह ईयरपॉड्स। अरे हाँ, साइंस। चलो जी, ध्यान देना जी, क्वेश्चन नंबर 43 ऑरेंज कलर से आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहले कैश फ्लोज बनाएंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ सी फैट ईयर। हाँ चालू किया, आ जाएगा तेरे को मैसेज, तेरी जाने मन का, दाढ़ी वाली जाने मन। हाँ मेरे पे मत आ, चालू है माइक, चालू है, इंसान जिंदा है, सब कुछ है। जहर देता हूँ तुमको नालायक को। पागल है पागल है हमारी, क्या बोलूं।
चलो बेशर्मो। हम्म। लिखिए बेटा, रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना है बेटा? 12 लाख। यहाँ पर भी कितना है? 12 लाख। अबे तो 12 लाख तो लिख तो सकते हो ना उसको, लिखा नहीं रहेगा, कान से सुनना ही नहीं। क्या लिखोगे बेटा तुम यहाँ पर, मेरे को बताओ। 12 लाख लिखना नहीं आता तुमको? समृद्धि, सिर्फ नाम में समृद्धि है तेरे। ये लिख बैठे बच्चे, 12 लाख पता नहीं कैसा फिगर होता है, समझ में नहीं। ओ माय गॉड, वो देखो चरस सूंघ रहा है यार, तेरा रुमाल सूंघ के तू ही बेहोश हो जाएगा। 12 लाख। हेलो, चालू है ना? नालायक। फिर बेटा कॉस्ट आएगी हर साल 7 लाख रुपया, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा 35 लाख, और बचे हुए साल 0। बैलेंस कितना बचेगा बच्चों? 30 लाख नेगेटिव और 5 लाख पॉजिटिव। अब इसमें से टैक्स लेस करेंगे 35% के हिसाब से 10,50,000। नहीं, 10,50,000 है। मेरा कैलकुलेशन इतना सही कैसे हो गया? 19,50,000 नेगेटिव, समझा ना? टैक्स का रिफंड कहलाएगा। ये वाली एडजस्टमेंट हम देख चुके हैं 2-3 चैप्टर के अंदर। टैक्स कितना? 35,000, 1,75,000। $3,25,000। ठीक है, एड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना? 35 लाख। सी फैट आ जाएगा बेटा आप लोगों का। 35 लाख, 15 लाख 55, सॉरी 15,50,000 और 3,25,000। बेटा सी फैट समझ में आया? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैश फ्लो बेटा, पहले साल कितना कैश फ्लो जाएगा? 35 लाख नेगेटिव में, लेकिन 9 लाख रुपए आ भी जाएंगे, तो नेट कितना होगा? 26 लाख। ईयर 1 में बेटा 15,50,000, बचे हुए साल 3,25,000। लास्ट ईयर 1 लाख रुपए और आएंगे, उसका ख्याल रखना। $3,25,000, 4,25,000। पीवी फैक्टर क्या है बेटा? रेट 12%। 0.892, 0.797, 0.711, 0.635, 0.567 और 0.506। 13,82,600, 259025, 231075, 206375,
184275। प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाना चाहिए, नेगेटिव एनपीवी आ रहा है। सर पिछली बार भी तो नेगेटिव एनपीवी आ रहा था, तो आपने सिलेक्ट कर लिया था। पिछली बार सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट दे रखा था, रेवेन्यू की डिटेल्स नहीं दे रखी थी, तो हमने अज्यूम किया था कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर बेटा आपको रेवेन्यू की भी डिटेल्स दे रखी है। कहने का मतलब क्या है, ये प्रोजेक्ट में इतनी ही जानकारी दे रखी है, इतनी ही टोटल जानकारी है, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। समझा क्या अंकित? निशांत? ओके। प्रोजेक्ट शैल बी रिजेक्टेड सिंस एनपीवी इज नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। कुशल कहाँ गया? सबसे पहले उसी ने यस सर बोला था जब मैंने 10 बजे की क्लास बोली थी। रिजल्ट अच्छा, हॉस्टल ढूंढ रहा है वो एक मूवी थी ना नट सम्राट, उसमें बोलता है घर को नहीं देता का घर, अब वो हो रहा है उसके साथ साथ। हेलो, कैसा है भाई? सब बढ़िया? ऐसे क्या देख रहा है मेरी तरफ?
कितनी देर से है, पूछ उनसे, कुछ इशू है इसके अंदर। ऐसे में सारा इल्जाम सिस्टम पे डालता हूँ, कुछ इशू है सिस्टम में। पता करना कहाँ से मिस हुआ, पूछना उससे। ग्लीच है, हाँ, कैपिटल रेशनिंग से मिस हुआ। ओके ठीक है ठीक है, ज्यादा मिस नहीं। तो अगेन आई रिपीट बच्चों, कैपिटल रेशनिंग का मतलब होता है कि हमारे पास एक लिमिटेड फंड दिया जाएगा। लिमिटेड का मतलब यहां पर ये नहीं कि बहुत कम पैसा दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा कि उसमें आप सारे प्रोजेक्ट नहीं परचेस कर पाओगे पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। अब तक हमने जो क्वेश्चंस देखे उसके अंदर क्या बोल रहे थे ये लोग, ये बोल रहे थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट चाहिए, या तो ये या तो ये। अब बोलेंगे हम आपको एक लिमिटेड पैसा देंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, 1.5 सीआर देंगे आपके हाथ में। वो 1.5 सीआर के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, ए बी सी डी ई एफ है, कोई 70 लाख का है, कोई 25, 50, 20, 55। तो यू कैन पिक मल्टीपल प्रोजेक्ट। हमें वो सारे प्रोजेक्ट्स उठाने हैं और एक कॉम्बिनेशन बनाना है जहां पे नेट गेन यानी हाईएस्ट एनपीवी हमको अचीव हो जाए। समझ में आया? तो अब तक के क्वेश्चन में एक प्रोजेक्ट उठाना था, अब हमें कॉम्बोज बनाने हैं, राइट। कंडीशन ये रहेगी जितना फंड आपको देंगे उसको एक्सीड मत करना, ठीक है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर कोई प्रोजेक्ट नेगेटिव एनपीवी दे रहा है तो उसे तो पहले ही निकाल दो, उसको तो कंसिडरेशन में लो ही मत। जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रोजेक्ट एफ दे रखा है, इफ यू कुड सी प्रोजेक्ट एफ नेगेटिव एनपीवी दे रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को तो ध्यान में ही रखना नहीं चाहिए। मतलब तुम्हारे लिए एक तरह से प्रोजेक्ट ए बी सी डी और ई ही है इवैल्यूएशन के लिए, इसमें 1.5 करोड़ में तुम्हें इवैल्यूएशन करना है। ठीक है जी, समझ में आया? लिखिए कैपिटल रेशनिंग का मतलब। Capital rationing means we shall select all those projects. We shall select all those projects with our available fund in order to maximize return. Here combinations are made. यहां पर हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। The project with positive NPVs are evaluated, but project with negative NPV is immediately removed. जो नेगेटिव एनपीवी दे रहा है उसे तो इमीडिएटली निकाल दो, समझे क्या? उसको इवैल्यूएशन में ही नहीं लेंगे। There are two possibilities. Under capital rationing. Project is divisible. Project is indivisible. Project is divisible and project is indivisible. क्या होता है इनका मतलब?
means when projects can be brought in parts. When projects can be brought only full evaluation on basis of profitability index. लिख लिया इतना, मैं मीनिंग समझाता हूँ इसका। बेटा दो टाइप के कैपिटल रेशनिंग में केसेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है डिविजिबल और दूसरा होता है इनडिविजिबल। लिख लो बेटा फटाफट, सानी का फास्ट लिख बेटा। राहुल कितना बाकी है? शैलेश जल्दी लिख बेटा। इवैल्यूएशन ऑन बेसिस ऑफ एनपीवी। इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है, आई एन इनडिविजिबल। कितना बाकी है तेरा? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब सुनिए बेटा, दो टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। एक हो सकते हैं डिविजिबल और एक होता है इनडिविजिबल। डिविजिबल का मतलब है कि आप टुकड़े में भी परचेस कर सकते हो, पार्ट्स में भी परचेस कर सकते हो। 1 लाख का प्रोजेक्ट है, आपके पास 50,000 ही बचे हैं अभी, तो आप 50,000 का भी टुकड़ा परचेस कर सकते हो। इनडिविजिबल का मतलब है पूरा का पूरा परचेस करो। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, तुम हलवाई की दुकान पर जा रहे हो, स्वीट शॉप में जा रहे हो, तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं। ठीक है, हर मिठाई बेटा 400 रुपए किलो है, तो तुमने पहली एक मिठाई ली जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, हाईएस्ट गेन दे रही है तुमको, वो ले ली 400 में। कितने बचे बेटा पैसे? 600। फिर एक और किलो ले ली, कितने बचे अब तुम्हारे पास? 200। अब 200 में तुम पूरा का पूरा 1 किलो नहीं ले सकते, तो तुम क्या लोगे? आधा किलो लोगे, तो तुम्हें गेन भी आधा ही मिलेगा। ठीक है, एनपीवी भी उसका आधा ही मिलेगा। दूसरा केस है बेटा, मान लीजिए तुम वही हलवाई की दुकान पे जा रहे हो, कैडबरी सेलिब्रेशन के 400 के डब्बे, तो बेटा उस केस में तुम 2 ही डब्बे परचेस कर पाओगे, 3 नहीं परचेस कर पाओगे। आधा डब्बा परचेस करने की अनुमति नहीं है तुमको, वो है इनडिविजिबल। तो इन्होंने क्या बोला है, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो प्रोजेक्ट को उठाओ, उसका पीवी ऑफ इनफ्लो लो, पीवी ऑफ आउटफ्लो लो, उसका पीआई निकाल दो। जिसका पीआई ज्यादा, वो प्रोजेक्ट में सबसे पहले पैसा लगाओ। पीआई ज्यादा होने का मतलब क्या? हर 1 रुपए के पीछे तुमको किसके ऊपर कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो जिसका पीआई ज्यादा होगा, अल्टीमेटली उसका एनपीवी भी मैक्सिमम हो जाएगा। हम प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है, यानी कि टुकड़ों में परचेस करना है, तो रैंकिंग एनपीवी के बेसिस पे दो। तो उन्होंने सिंपल बोल रखा है कि अगर हर 1 रुपया इन्वेस्ट हो सकता है, डिविजिबल का मतलब क्या है? हर 1 रुपया इन्वेस्ट हो सकता है, तो हर 1 रुपए पे मैक्सिमम रिटर्न कमाओ। इन शॉर्ट पीआई की बात करें, लैंग्वेज से समझो। पीआई क्या बोलता है? हर 1 रुपए के ऊपर कितना रिटर्न कमाए। तो बेटा यहां पर डिविजिबल का मतलब क्या? लक्ष्मी चैताली, डिविजिबल का मतलब यहां पे हर एक रुपया तुम्हारा इन्वेस्ट होगा। तो बेटा जहां पर पीआई ज्यादा होगा, सबसे पहले वहां पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करो। लेकिन एनपीवी के क्राइटेरिया यानी इंडिविजिबल के केस में क्या? पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ बच सकता है। तो ऐसे समय वो बोल रहे कि पीआई के बेसिस पे मत जाओ।
ऐसे समय हाईएस्ट एनपीवी दे दो। अभी तुम छोटे हो, लेकिन मैं तुमको बता दूं, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो तुम्हें एनपीवी हाईएस्ट मिलेगा। अभी तुम छोटे हो समझने के लिए, इसलिए इतना क्राइटेरिया सही है तुम्हारे लिए। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे देखते से ही समझ में आ जाती है अपने को, उसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए मैच्योर होना पड़ता है। सिमिलरली मैं देखकर यहाँ पर मेरे माइंड में सारे कैलकुलेशन चल रहे, पर मैं तुमको बता नहीं सकता। तुम्हारे लिए अभी इतना ही काफी है। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है मतलब आप एक एक रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो, हर एक रुपया इन्वेस्ट होगा, हर एक रुपए पे मैक्सिमम रिटर्न कमाओ, यानी कि पीआई का क्राइटेरिया। और दूसरी ओर जब तुम पूरा पैसा नहीं लगा सकते तो जितना लगा रहे हो उससे मैक्सिमम रिटर्न मिले, तो एनपीवी क्राइटेरिया। तो सर क्या एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें डिविजिबल इंडिविजिबल दोनों दे सकते हैं? जो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है 45 में वही कर रखा है, डिविजिबल भी दे रखा है, इंडिविजिबल भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार रैंकिंग निकालेंगे बेटा पीआई के बेसिस पे, एक बार रैंकिंग निकालेंगे एनपीवी के बेसिस पे। जो नेगेटिव रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट है हम उसको पहले ही निकाल देंगे। अच्छा बेटा ये वाला पार्ट ना बहुत ज्यादा इजी है, और ये वाले पार्ट में आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। देखो ना कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हो। तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपए दिए, तुम ए बी भी ले सकते हो, तुम ए डी ई ले सकते हो, यानी 1.5 करोड़ रुपए एग्जॉस्ट करने के लिए मल्टीपल कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मुझे बात समझ में, मेरी बात समझ में, ठीक है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करते हैं। आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, कोई टेक्निकल डाउट, कॉन्सेप्चुअल डाउट। इसमें कैसा है, इसमें पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब तेरा पूरा पैसा यूज नहीं होने वाला। तो जितना भी इन्वेस्ट हो रहा है उससे तू ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा। और इस केस में क्या है, पूरा का पूरा पाई पाई तेरी इन्वेस्ट होने वाली है, एक एक चीज इन्वेस्ट होने वाली। हाँ एक एक का आएगा, यहाँ पे पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज बेटर केस, डिविजिबल इज बेटर। रियल लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट डिविजिबल और इंडिविजिबल दोनों एक साथ हो सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट पूरे पूरे परचेज करने पड़ेंगे, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं आधे। जैसे तुम्हारे को भेजा, तुम्हें बोला 2 कैडबरी सेलिब्रेशन के डब्बे ले आओ, 400 के वो हो गए, और एक आधा किलो मिठाई भी ला सकते हो तुम। मतलब डिविजिबल इंडिविजिबल भी हो सकता है, प्रोजेक्ट ए डिविजिबल हो सकता है, बी इंडिविजिबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर तुम्हारे लिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटी काफी है। कैपिटल रेशनिंग का पार्ट सीए मॉड्यूल के अंदर बहुत कम दे रखा है, तुमको 5-6 क्वेश्चन तो दिए हैं, मतलब एंड टू एंड दिया है तुम्हें, सीए फाइनल लेवल तक का दे दिया है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक्स लिमिटेड हैज कैपिटल बजट ऑफ 1.5 CR। निशांत 1.5 करोड़ रुपए हमारे पास। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 6 इंडिपेंडेंट प्रपोजल, सिलेक्ट द प्रोजेक्ट्स इफ द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल एंड सेकेंड प्रोजेक्ट इज इनडिविजिबल। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है, डिविजिबल यानी डिवाइड कर सकते, टुकड़े टुकड़े में ले सकते, तो क्राइटेरिया क्या है, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ का पीआई निकालेंगे और पीआई के बेसिस पे रैंकिंग देंगे, और फिर बेटा उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और सेम क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे एनपीवी के बेसिस पे। एनपीवी ऑलरेडी दे रखा है, देखो अगर ध्यान से देखोगे एनपीवी दे रखा है। ठीक है, तो पहले डिविजिबल कंसिडर करते हैं। अच्छा बेटा मेरे को इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, पीवी ऑफ आउटफ्लो होता है, और एनपीवी दे रखा है। आप सभी जानते हैं पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी। मेरे को पीवी ऑफ आउटफ्लो दे रखा है, एनपीवी दे रखा है, पीवी ऑफ इनफ्लो मिल जाएगा, ऐड करना है दोनों को, तो इनफ्लो हो जाएगा 1 CR, 41 लाख, 70 लाख, 30 लाख, 100 लाख, और इसका कितना आ जाएगा, नहीं रे माइनस में है वो, 50 लाख। ठीक है, तो पीआई निकाल लेंगे सभी का अपन, शुरू करें। और एनपीवी निकालने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है। एक बार मुझे पीआई के बेसिस पे रैंकिंग करना है, एक बार मुझे एनपीवी के बेसिस पे रैंक करना है। क्यों ना हम एक ऐसा टेबल बनाएं जिसके अंदर प्रपोजल लिखें, आउटफ्लो लिखें, इनफ्लो लिखें, एनपीवी लिखें, एनपीवी के हिसाब से रैंकिंग बना दे, पीआई के हिसाब से एक रैंकिंग बना दे, तो एक ही सिंगल टेबल में सब काम हो जाएगा। डिविजिबल के केस में से पीआई को देखो, इनडिविजिबल के केस में एनपीवी को देखो। ठीक है, तो तुम्हें कुछ टाइम गांधारी मोड में जाना पड़ेगा। गांधारी पता है, गांधारी, आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी, पार्शल देखना पड़ेगा। क्या हो गया, बता क्या हो गया, हाँ? बहुत ज्यादा खुश है तू आज।
कुछ ही नहीं हुआ, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स बॉयज। फ्लॉप एक्टर, अरे वो तुम लोग क्यों रहते हो उसके साथ? अब बदल दिया बट। ऑडिशंस चालू हैं वैसे। ऑडिशन नहीं ले रहे क्या तुम आजकल? ऑडिशन में फ्लॉप एक्टर है वो, फ्लॉप एक्ट्रेस है वो। हाँ, तेरी बात हो रही थी ना? ओके, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। हाँ, नहीं वो तो बर्बाद केस है। खराब केस बोला, खराब तू है, बर्बाद वो केस है। तुम समझो, डिविजिबल इंडिविजिबल की तरह। पढ़िए। ओ गॉड, कौन था ये? तू थी? पूजा करती है हमारे हिंदू देवताओं की, लक्ष्मी माता वगैरह की, याद कर रही जीसस, बोले क्या दोगली लड़की है। बोले एक बार अगरबत्ती नहीं घुमाई मेरे सामने, ओ लॉर्ड जीसस प्लीज हेल्प मी बोल बैठी, देखो क्लास में। बाहर जाओ यार, इतनी दोगली है। प्रपोजल्स, ए बी सी, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, ए बी सी डी ई। पीवी ऑफ इनफ्लो कितना रहेगा बच्चों? पीवी ऑफ इनफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लो रहेगा बेटा 70 लाख प्लस 30 लाख। इसका मैं नोटेशन दे देता हूं बेटा, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी। देयरफॉर पीवी ऑफ इनफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी प्लस पीवी ऑफ आउटफ्लो। ये कितना हो गया? 100 लाख। डायरेक्टली लिख दूं? 70 लाख, 30 लाख, 100 नहीं बेटा 50 लाख है वो। हाँ, ए बी सी डी, अच्छा ई तक की लिखा मैंने। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ सर, एक मिनट, एक मिनट, 41 70 30, हाँ बोलो। नहीं लिखेंगे तो सही, हटा देंगे उसको बाद में। पीवी ऑफ आउटफ्लो कितना है बच्चों? 70 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 55 लाख, 75 लाख। ठीक है, एनपीवी बता दो, वैसे मुझे एनपीवी तो दे के ही रखा है। हम सबसे पहले बेटा पीआई के निकालेंगे, पीआई का बेसिस। पीआई, पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो 1.428, 1.64, 1.4, 1.5, 1.81, 0.6 है। तो बेटा रैंकिंग देंगे,
रैंक सबसे पहले इसको जाएगा 1 2 3 4 5 नॉट एप्लीकेबल। यहां तक समझ में आया? अब 2 कॉलम और आएगी, 2 नहीं 1 आएगी एनपीवी के हिसाब से रैंकिंग। बोलो समझा यहां तक? समझा? ठीक है। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, पीआई निकाला, उसके बेसिस पर रैंकिंग दिया। अब कैपिटल रेशनिंग चालू होगी हमारी। लिख लो फटाफट। किधर अतिक्रमण करके घुस गया? और एबीसीडी को कितनी जगह दी रे बेटा? हाँ क्या लगा? बेटा थोड़ा तो अंदाजा रखना, एबीसीडी को तूने इतना आधा पेज दे दिया। हाँ, और तेरे जीरो इतना क्या अतिक्रमण कर रहे हैं? इस तरीके से लिख रहा है वो, पहला प्रोजेक्ट का इनफ्लो। ये इतना एसएम की क्लास लगा भाई, जल्द से जल्द। अब एक कोई भी मैनेजमेंट नालायक, सच सार्किज्म नहीं समझ रही है। बावलिया लिख लिया क्या? लिख लिया? नहीं इतना नहीं वेट करूंगा बेटा मैं। चलिए स्टार्ट करते कैपिटल रेशनिंग। व्हेन प्रोजेक्ट इज डिविजिबल, जब प्रोजेक्ट डिविजिबल है, प्रोजेक्ट अमाउंट और कितना पैसा आ गया है मेरे पास। बेटा मुझे बताइए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास? 1,50,00,000। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट में सबसे पहले इन्वेस्ट करोगे? सर प्रोजेक्ट ई, नहीं एनपीवी ज्यादा नहीं है, पीआई का क्राइटेरिया है। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट ई में इन्वेस्ट करोगे। कितने रुपए चले जाएंगे बेटा प्रोजेक्ट ई में? अबे 55 लाख जाएंगे ना नालायकों, 55 लाख जाएंगे। 55 लाख लगाओगे इस प्रोजेक्ट में, लगा दिए। कितने रुपए का एनपीवी मिल गया बेटा तुमको? 45 लाख रुपए आ जाएंगे। हाँ, अब बैलेंस कितना बचा बेटा? 95 लाख बचा। अब बताओ इसके बाद और पैसे कहां लगाओगे? बी में। अच्छा जी, बी में कितने लाख लगाओगे बेटा? 25 लाख लगाओगे। 25 लाख लगा के तुमको कितने का एनपी मिल जाएगा? 16 लाख आ जाएंगे। चलो पैसे लगाए, 16 लाख आ गए, मुझे बैलेंस बता दो। 70 लाख, 70 लाख बचे। अब बताओ और कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है बेटा पैसा? तीसरे नंबर पे डी में। कितना? डी में लगा दोगे 20 लाख। कितने का एनपीवी कमा लोगे बेटा? 10 लाख कमा लो। बैलेंस बोलो? 50 लाख। 3 प्रोजेक्ट में पैसा जा चुका है। चौथा प्रोजेक्ट कौन सा बेटा? ए में। ए में कितने लगाओगे? 70 लाख। ओहो सर 70 लाख तो लगा नहीं सकते, 50 ही लगा देंगे। कितना है बेटा? प्रपोजल ए में लगा देंगे 50 लाख रुपए। अब जरा ध्यान से देखना, सब बच्चों ध्यान से देखना बेटा, 70 लाख लगाते तो 30 लाख का एनपीवी पूरा मिल जाता, पर तुमने 50 लाख का ही टुकड़ा परचेस किया है। पूरा बताओ। 21 लाख 42,000। 30 लाख इंटू 50 डिवाइडेड बाय 70, 21 लाख 42,000। ठीक है, बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 0। और एनपीवी कितना कमा लिया बेटा? 45 प्लस 16 प्लस 10
प्लस 21.42857 92,42,857। तुमने एक रुपया लगाया और सबसे पहले किस में पैसा लगाया? जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा था, फिर कम 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 करते गए। समझ में? डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया में कोई तकलीफ नहीं, बड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो क्या कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्ट इन ई बी डी एंड 50 लाख इन ए। किसको नहीं समझ में आया? बच्चों समझा? अब इंडिविजिबिलिटी में थोड़ी सी मेहनत है, जितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस बन सकते सब बनाने पड़ेंगे। मैं बताता हूं कैसे बनेगा, सब ध्यान देना। हो गया यहां तक? ठीक है। व्हेन प्रोजेक्ट इज इनडिविजिबल, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर के टेबल में और रैंक देंगे एनपीवी के बेसिस पे। अब भूल जाओ बेटा, ये पीआई तो भूल जाओ, देखो ही मत उसको। एनपीवी के बेसिस पे सबसे पहली रैंकिंग किसको मिलेगी? ई को। ई के बाद बेटा 2, 3, 4, 5 एन। क्या ये समझ में आ गया? चाइनीज में कुछ तो लिखा है, कुछ तो ट्यूटोरियल चल रहा है अपने आप। रोज कुछ फीचर अपडेट आते हैं इसमें। क्या चालू है? बेटा यहां पर मुझे ना सारे कॉम्बिनेशंस बना लेने हैं, ठीक है। चलिए पहले एक काम करते हैं बेटा, ए के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ए के साथ और कौन कौन से प्रोजेक्ट परचेस करे जा सकते हैं, ध्यान से देखना सभी बच्चों। क्वेश्चन देखना, आपकी बुक में क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं ए परचेस कर लूं, ठीक है, ए के साथ और कौन सा लगा सकते हैं? ए बी, ठीक है। क्या ए बी सी तीनों एक साथ आ सकता है? क्यों नहीं आ रहा? 1,55,00,000 हो रहा है क्या? ठीक है, ए बी सी नहीं आ सकता, ए बी डी आ सकता है। ए बी डी आ सकता है, ए बी डी ले सकते हो। तो पहला ए के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए ले सकते हो, ए के साथ बी ले सकते हो, बी के साथ डी ले सकते हो। क्या हम ए बी और ई ले सकते हैं? चेक करो कितना हो रहा है। 70 प्लस 25 प्लस 55, हाँ। ए बी और ई ले सकते हो। वैसे कॉम्बिनेशंस बनाते जाओ बहुत सारे, जो जो आएंगे। पहले ए के साथ सारे कॉम्बिनेशन बना लो। ए बी सी नहीं आ सकता, ए बी, हाँ, ए बी सी आ रहा है क्या? हाँ तो फिर 155 बोले मुझे तुम। ए बी सी भी आ सकता है, और बताओ। ए बी सी ले लिया, ए बी ई ले लिया, ए बी डी ले लिया, ठीक है। ए बी एफ नहीं लेंगे अपन, एफ तो वैसे नेगेटिव, तो आउट है, ठीक है। क्या ए सी डी आ सकता है? ए सी और डी, ए सी डी। ए सी ई आ सकता है क्या? ए प्लस सी प्लस नहीं आ सकता, ए सी ई नहीं आ सकता, एफ तो भूल ही जाओ। तो ए के साथ इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब वो बी का उठाएंगे बाद में। ए डी ई आ सकता है क्या? ए डी ई आ सकता है, चेक कर लो। ए का कितना है? 70 प्लस 20, ए डी ई। बस इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे ए के साथ। अब बी के साथ शुरू करते हैं। बी के साथ ए का मत बनाना अभी,
क्योंकि बी और ए का मतलब है ए और बी का बना चुके हैं, हम बी के साथ ए का बनाने जाएंगे और ए बी का ही हुआ। अब नीचे नीचे जाता है ना, बी सी डी आ सकता है, बी सी डी आ सकता है क्या, बी सी और ई आ सकता है, बी सी ई आ सकता है, एफ तो भूल ही जाओ बेटा, बी डी और ई आ सकता है, बी डी ई, ठीक है, इतने ही बनेंगे। अब सी के साथ शुरू करते बेटा, ऊपर का भूल जाओ, सी डी ई आ सकता है, सी डी ई आ सकता है, हाँ बी वाले कॉम्बिनेशन हो गए ना बेटा, बी सी डी आ गया ना ऊपर, बी सी डी ई, अच्छा 25 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 55, ओ तो यहाँ पे बी सी डी ई पूरा आ सकता है। अगला सी के साथ चालू करा, सी डी ई आ सकता है, सी और ई लेके मतलब नहीं है, सी और ई तो आ ही सकते हैं, जब सी डी ई ले सकते हो, डी डी के साथ कॉम्बिनेशन छोड़ दो, डी और ई आ सकता है, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। उसका एक शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है, ये आ गया यहां तक। अच्छा बच्चों, ए डी और ई में खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा बताओ, ए प्लस बी प्लस डी, ए बी डी, ए बी डी में खर्चा कितना हो रहा है, नहीं ए बी और डी, 70 प्लस 25 प्लस 20, 115 हो रहा है ना, और पैसा आ कितना आ रहा है, 30 प्लस 16 प्लस 10, 56 लाख। इस तरीके से मेरे आगे हेल्प करते जाओ, ए बी और ई 70 प्लस 25 प्लस 55, 150 गए, और 30 प्लस 16 प्लस 45, 91 लाख आए, 145, ए सी डी, हाँ आर यू श्योर, ए डी और ई, 95 85, ए 85 आ रहा, बी सी डी डी 25, 95 लाख ही हो रहा है बी सी डी में। एक्चुअली मुझे बी सी डी और बी ये लेने ही नहीं चाहिए दोनों, क्यों, क्योंकि बी सी डी ई सारे के सारे एक साथ लिए जा सकते हैं, तो बी सी डी और बी सी ई को ध्यान में लेना ही नहीं चाहिए जब बी सी डी ई एक साथ बना ही रहा है, बी सी डी ई 25 प्लस 50 प्लस 20, 150। वैसे तुम लिखते भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिलेक्ट होता ही नहीं। 16 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 45, 91। बी डी ई बताओ, बी डी ई बना के भी कोई मतलब नहीं, बी सी डी ई सारा एक साथ आ रहा है, तो बी डी ई बना के बेटा, बी डी और ई बना के मतलब ही क्या, जब बी सी डी ई पूरा ही उठा सकते हो, समझ रहे हो, जब चारों ही उठा सकते हो उसके 3 का टुकड़ा क्यों उठा रहे हो, सी डी ही बनाओ बस, सी डी ई, कहां पे लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्ट होगा ही नहीं, वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। सी डी और ई 16 प्लस 20 प्लस 10, 46 लाख। तो बच्चों कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, या तो ए बी ई सिलेक्ट कर लो या बी सी डी ई सिलेक्ट कर लो, 91 लाख दे रहे हैं। सिलेक्ट कॉम्बिनेशन ए बी ई और बी सी डी ई to get max NPV।
और तुम देखो एक बार, डिविजिबल में एक रुपया इन्वेस्ट हुआ तो 92 लाख का रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर एक रुपया इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए 91 लाख का रिटर्न आ रहा है। इसलिए डिविजिबल प्रोजेक्ट ज्यादा देता है, क्योंकि तुम वहां पे अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हो ना, यहाँ पे तो कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ रहे हैं। कितना आ रहा है? CD 20 + 45 65 75। अच्छा, ये समझ में है, ये बेस्ट तरीका है निकालने का। और अगर नहीं तो फिर तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। हमने एनपीवी के हिसाब से रैंकिंग दिया है, एनपीवी के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो रहा है बेटा? सबसे पहले ई, तो सबसे पहले ई आना चाहिए, ई के बाद ए आना चाहिए, उसके बाद ई ए सी। तीनों में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही? ई में कितना पैसा लग रहा है बेटा? ई में लग रहा है 55, फिर 70, 55 + 70 125, फिर 50। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो अब सी को हटाओ, उसकी जगह और सस्ता प्रोजेक्ट लो, बी, ई सी बी लेना पड़ेगा। समझे क्या बेटा? यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले एनपीवी के हिसाब से रैंकिंग जा रहा है, तो पहले 55 लाख दिए, फिर 70 लाख दिए, 125 लाख गए, कितने बचे? 25 लाख। अगला कॉम्बिनेशन सी आ रहा है, लेकिन वो तो बजट के बाहर है, छोड़ो इसको, उसके बाद वाले पर जाओ, 25। तो क्या क्या बन रहा है बेटा? ई ए बी, ई ए बी बन रहा है। नीचे देखो, ई ए बी ही आया आंसर। ए बी ई बोला, ई ए बी बोला, बात एक ही है, ये सिलेक्ट हो रहा है। तो वहां पर क्या करना पड़ता है आपको? दिमाग से खेलते रहना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन 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 उस केस में तुम ये नहीं खोज पाओगे, बी सी डी ई ढूंढ नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल जाएगा। बी से क्यों शुरू करें? आपके माइंड में ये आएगा, वाई शुड वी स्टार्ट विद बी। अब इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ई तो ले ही लेते हैं, ई की जगह, ये मुश्किल है, ये आपसे नहीं होगा, इनफैक्ट मुझसे भी नहीं होता, इसलिए मैं भी लिस्ट बनाता हूं। क्योंकि क्या है, अपने को ये प्रोजेक्ट हटा दो, ये बोल रहे हैं 70 लाख का हटा दो, इसकी जगह कोई दूसरे प्रोजेक्ट आ सकते हैं क्या? देखो, तो हम बोलेंगे हाँ, एक ये परचेस कर लेते हैं, कि ये परचेस कर लेते हैं। बना रहे हो तुम कॉम्बिनेशन ही, तो यहां पर कोशिश करो पूरे कॉम्बिनेशन बनाने की। समझ रहे हो? ठीक है। स्टार्ट कैसे करना? पहले ए से स्टार्ट करना, ए बी जितने कॉम्बिनेशन बनते जा रहे, ए बी और उसके साथ और कोई बन रहा है क्या? ठीक है, ऐसे चेक करना। ठीक है, ए बी के खत्म हो गए, फिर ए सी के साथ जो जो बन रहे, ए डी के साथ जितने बन रहे वो बनाने। फिर बी के बाद बी ए के मत बनाना, क्योंकि बी ए मतलब ए बी ऑलरेडी हो चुका है। बी सी के बनाना, बी सी डी के बनाना, बी सी ई के बनाना, जितने पॉसिबल है। वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो यहां पर बी सी डी ई बना है, तुमने गलती से डी और ई लिख दिया, बी और सी लिख दिया, तो इनका एनपीवी छोटा ही आएगा, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। लिस्ट लंबी दिखेगी पर रिजेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो घबराने की बात है, कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा तो कितने भी बना लो। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वॉज कैपिटल रेशनिंग। We will solve more question on capital rationing which are far more beautiful than this simple question. ठीक है? एंड पोस्ट दिस, इसके बाद बेटा एक ही कॉन्सेप्ट रह जाएगा रिप्लेसमेंट डिसीजन का। वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें ना पूरा यूनिवर्स बदलना पड़ेगा। यूनिवर्स बदलना पड़ेगा मतलब सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्रक्स यही है, तरीका बदल देंगे हम उसमें। वो भी आसान सा पार्ट है। वो हो जाने के बाद मिसलेनियस कैटेगरी आ जाएगी। सो जल्दी ही खत्म हो जाएगा हमारा ये। नाउ यू मे टेक ब्रेक।